क्वेश्चन आता है जिंक कैडमियम एंड मर्करी आर सॉफ्ट मेटल और नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट वाई। तो आप आंसर क्या लिखोगे बेटा? आप ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जहाँ पे पार्शियल फिल्ड डी ऑर्बिटल होती है, बट ये नहीं है। तो ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल पाई जाएगी। क्लियर? ठीक है, इसलिए ये सॉफ्ट मेटल भी होते हैं। जिनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होती है वो हार्ड मेटल होते हैं और वही ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, और जिनके पास फुलफिल डी ऑर्बिटल होती है वो सॉफ्ट मेटल होते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते हैं। क्लियर? अब इसके बाद आ जाता है बेटा दूसरा टॉपिक जो कि होते हैं ट्रेंड्स। ट्रेंड्स में क्या आता है बेटा? सबसे पहले ट्रेंड्स में आता है एटॉमिक रेडियस, रेडियाई। तो इसमें सबसे पहले हमें 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। स्टार्ट जब होती है 3D सीरीज, देखो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल होता है, ठीक है। ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और ये डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में 4 लाइन, पहली 3D, दूसरी 4D, तीसरी 5D, चौथी 6D। और नीचे होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये 4F, ये 5F, है ना, जिसे लेंथेनॉइड बोलते हैं या एक्टिनॉइड। तो 3D सीरीज ही पूछा जाता है। तो स्टार्ट जैसे ही करते हैं ना हम लेफ्ट टू राइट 3D सीरीज में, तो स्टार्ट में एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, ठीक है। देन मिडिल में क्या होती है? एटॉमिक रेडियस सेम हो जाती है। क्यों? तो वो होगी शिल्डिंग इफेक्ट, बॉडी गार्ड लग जाएंगे इसलिए, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है? लास्ट में एटॉमिक रेडियस बढ़ने लगती है, इंक्रीज होने लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने लगता है। बस आपको यही बात ध्यान रखनी है कि एटॉमिक रेडियस का 3D सीरीज में क्या ट्रेंड है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट आता है बेटा, बस ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। दूसरा पॉइंट आता है आपका कि आयोनिक रेडियस। अच्छा, आयोनिक रेडियस क्या होता है कि एटम के ऊपर चार्ज आ जाएगा। यहाँ एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा तब पूछेगा, ठीक है। एटम के ऊपर चार्ज आ गया, जैसे Fe+2 और Fe+3 में किसकी आयोनिक रेडियस ज़्यादा, है ना, या Cr+3 और Cr+2 में किसकी आयोनिक रेडियस ज़्यादा। तो ध्यान रखना, आयोनिक रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इसी से निकल जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उसकी आयनिक रेडियस कम, ठीक है। तो यहां मैं पूछ रहा हूं किसकी आयनिक रेडियस ज्यादा, तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर जिसका कम होगा उसकी आयनिक रेडियस ज्यादा होगी, यानी कि Fe+2 की। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 है इसका, ये कम है, तो इसकी आयनिक रेडियस ज्यादा। ठीक है बेटा, ये टॉपिक क्लियर। ऐसी क्वेश्चन आएंगे, आप अपना MTG खोल के देखना। तीसरा टॉपिक आता है बेटा कि हमारे पास मेटेलिक करेक्टर कि सबसे अच्छा मेटल कौन सा बनाएगा, ठीक है। दूसरा आता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा आता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एटमाइजेशन। ये तीनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के। जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन के, जैसे मुझसे पूछ ले Mn+2 और क्रोमियम+2 में किसका मेटेलिक करेक्टर या किसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या किसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले देखो, ये दो, इसका एटॉमिक नंबर 25 होता है, इसका 24 होता है। मैंने क्या बताया? दोनों 3D सीरीज के एलिमेंट है तो 3D लिखो। अगर एटम के ऊपर +2 चार्ज आ रहा है तो 20 से ऊपर जितना नंबर है वो उसके ऊपर लिख दो। तो यहाँ 3D5 है, यहाँ 3D4, तो डी में 5 डब्बे होते हैं, तो यहाँ 5 ही अनपेड आ गए क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 4 आए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो 4 आए। किसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? मैग्नीज के पास, तो मैग्नीज का ही मेटलिक करेक्टर अच्छा होगा, मैग्नीज का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और मैग्नीज का ही एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगी। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ सभी का? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये दो बातें ध्यान करके चलना कि नोट करके, टंगस्टन, टंगस्टन यानी कि W का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट पूरे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। अब आते हैं आगे, दूसरा ट्रेंड आता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कि डी ब्लॉक के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं? अरे आपने देखा होगा ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो ब्रैकेट के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा आता है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो डी ब्लॉक के ही क्यों बनाते हैं? तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा व्हाई डू 3D सीरीज या डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो आप लिखोगे बिकॉज दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? यही रीजन है।
दूसरा आता है नेक्स्ट एलॉय फॉर्मेशन। अरे बहुत छोटा चैप्टर है, आपको डरना नहीं है। एलॉय फॉर्मेशन, अच्छा एलॉय क्यों बनाते हैं? अच्छा आपने देखा होगा, पहले सुना होगा कि, हाँ आपने सुना होगा कि जैसे एलॉय फॉर्मेशन, पहले सुना होगा कि गोल्ड की चैन 24 कैरेट की होती थी, तो चैन स्नैचिंग बहुत होती थी क्योंकि वो उसमें कोई भी चीज़ मिली नहीं होती थी, शुद्ध होती थी। ठीक है, तो शुद्ध चीज को थोड़ा हम 22 कैरेट 18 कैरेट का जो गोल्ड आने लगा, तो इसमें कुछ चीज मिला के देते हैं जिससे कि इसकी सॉफ्टनेस हट जाती है, हार्डनेस आ जाती है, तो उसी को अलॉय फॉर्मेशन कहते हैं। तो अलॉय कैसे बनता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अलॉय क्यों बनाते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है बिकॉज, क्वेश्चन आएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स अलॉय क्यों फॉर्म करते हैं, तो बिकॉज दे हैव सिमिलर चार्ज, सिमिलर atomic size, so they can easily replace each other। ठीक है, जैसे अब आपको मैंने अभी यहां बताया था एटॉमिक रेडियस लास्ट में बढ़ जाती है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के कारण, है ना। तो आपका लास्ट वाले एलिमेंट होते हैं कॉपर जिंक, तो कॉपर और जिंक की एटॉमिक रेडियस में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, जिंक का 30, तो थोड़ा बहुत फर्क होता है एटॉमिक रेडियस में, तो वो दोनों का साइज सेम सिमिलर ही माना जाएगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा, तो वो दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि एलॉय बना सकते हैं। जैसे कि एलॉय दो ही होते हैं आपके में, एक ब्रॉन्ज होता है, एक ब्रास होता है। ब्रॉन्ज होता है कॉपर जिंक का, और ब्रास होता है कॉपर और टीन का। ठीक है, बस ये दो याद रखना है एग्जाम्पल। ठीक है, तीसरा आता है आपके पास, आपने देखा होगा बहुत सारे रिएक्शन में ऑर्गेनिक में कि कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, कैटालिस्ट के रूप में आते हैं, निकेल, SnHCl, FeHCl ये लिखा आता है, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट ही क्यों आते हैं, है ना। तो आपको क्या लिखना है कैटालिटिक प्रॉपर्टी में, कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों होती है, तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी इसलिए होती है क्योंकि इनके पास बिकॉज पहला पॉइंट लिखना है, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास। इनके पास दूसरा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनकी। ठीक है, तीसरा लिखना है वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, इसलिए ये क्या करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, ये कुछ पॉइंट हुए। ठीक है, इसके बाद आ जाता है बेटा आपका इंटरस्टीलियल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। ठीक है, क्या होता है, अब आपको पता है बेटा कि एटम का स्ट्रक्चर स्पेरिकल होता है, तो सपोज दैट मैंने कॉपर का ये एटम है जिसके बीच में ये मैंने स्पेरिकल स्ट्रक्चर बनाया, है ना, तो इनके बीच में ये गैप दिख रहा है, इसको बोलते हैं वॉइड्स। क्या बोलते हैं, वॉइड्स। इन वॉइड्स को फिल करने के लिए हम छोटे एलिमेंट लेते हैं, BHNC, बोरॉन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कार्बन, है ना। ये एलिमेंट इस वॉइड को फिल करके खाली जगह को भर देंगे, जिससे कि कोई अदर एटम यहाँ पर आके अटैक नहीं कर सकता, है ना। छोटे एटम है आके यहाँ पे इस जगह को भर देंगे, जिससे कि क्या होगा, डी ब्लॉक के एलिमेंट में यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट में हार्डनेस आ जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में है कि इंटरस्टीलियल कॉम्प्लेक्स बनने पर मेटल में क्या कंडीशन हो जाती है, तो वो हार्ड हो जाते हैं। क्लियर है। चौथा आता है कि कलर क्यों होता है कंपाउंड, तो कलर होते हैं ड्यू टू, आपसे पूछ ले जिंक वाइट है, जिंक +2 वाइट है, वेयर क्रोमियम +2 ग्रीन है, तो वाइट का मतलब हर चीज वाइट होती है, मतलब वो कलरलेस है, और क्रोमियम का ग्रीन कलर बता रहा है, तो कलर इसलिए आया क्योंकि वहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन। पहला रीजन ये लिखोगे, दूसरा लिखोगे डी ट्रांजिशन। क्लियर बेटा, अरे क्लियर है सभी का, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये कुछ ऑक्सीडेशन नंबर जानो, मेरे पास 3D सीरीज में ये होते हैं एलिमेंट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है, बीच वाला एलिमेंट पकड़ो, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है +2 +3 +4 +5 +6 +7। ठीक है, एक एक कम करते चले जाओ इधर, +2 +3 +4 +5 +6, एक और कम कर दो, +2 +3 +4 +5, एक और कम कर दो, +2 +3 +4, और यहाँ सिर्फ +3 होती है। ठीक है, इधर
आगे बढ़ोगे तो +5 और +7 छोड़ दो, बाकी सब लिखो। तो +2 +3 +4 और +6। यहाँ हो तो इसकी +2 +3 +4 होती है, दो की सेम होती है, +2 +3 +4। और कॉपर की +1 +2 होती है, और जिंक की सिर्फ +2 होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कौन सा एलिमेंट है 3D सीरीज में जिसके पास सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसके पास है? मैग्नीज के पास है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा मैग्नीज के पास है। आपसे पूछेगा ऐसी कौन से दो एलिमेंट हैं जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। वेरिएबल मतलब डिफरेंट टाइप की नहीं होती। तो स्कैंडियम और जिंक ही दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनके पास एक ही एक ऑक्सीडेशन नंबर है, बाकी नहीं है, वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा मैग्नीज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है? ड्यू टू मोस्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। मोस्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। जिसके पास, मेरी इस रिकॉर्डिंग को सुनते रहना, वीडियो भेज रहा हूं मैं, है ना। जिसके पास ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे उसके पास सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तुमको पता है बेटा, देखो मैग्नीज के पास सबसे ज्यादा होते हैं 5 अनपेड। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, अपना MTG खोल के देखना। सारे क्वेश्चन कल सुबह लूंगा क्लास तो बता दूंगा। देखो, जैसे कि आपके पास आया एसिडिक करेक्टर, तो एसिडिक करेक्टर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा Mn2O7 इज एसिडिक वाइल MnO2 बेसिक, क्यों है? तो यहां पर निकाल लो एसिडिक करेक्टर क्यों होगा, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगी। निकालो Mn की, x×2 प्लस ऑक्सीजन का -2 × 7 बराबर 0। x की कितनी आ जाएगी? 2x बराबर 14, x बराबर +7। यहाँ Mn की +7 आई, यहाँ Mn की कितनी आएगी? x प्लस -2 × 2 बराबर 0, तो x बराबर +4। तो यहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है तो ये इसलिए एसिडिक है, ये बेसिक है इसके कंपेरिजन में। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन ऐसे करने हैं। ठीक है, ये होता है डी ब्लॉक खत्म। अब आ जाओ एफ ब्लॉक में, यानी कि लेंथेनॉइड पे। तो लेंथेनॉइड क्या होते हैं बेटा? लेंथेनॉइड वो होते हैं जिसमें लेंथेनॉइड एलिमेंट 4f ब्लॉक को कहते हैं। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +3 होता है, एज वेल एज +2 और +4 भी होता है। ठीक है, अब तुमने सुना है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, अच्छा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? रेगुलर डिक्रीमेंट in atomic size with increase in atomic number। बस ये डेफिनेशन हो गई। what do you mean by lengthenoid contraction? Lengthenoid contraction is the regular decrement in atomic size with increase in atomic number, that's it। ठीक है, ये होता क्यों है, कॉजेज क्या है, ये बस याद रखना। जितना लिख रहा हूं यही याद करना है, आज रात भर याद कर लेना। कॉजेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? पहला, है ना, क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता हुआ चला जाता है, हाईली न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, दूसरा पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। भाई शिल्ड लगी होती तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता ही नहीं, साइज कम होता ही नहीं। बस यहां तक पढ़ना है। ठीक है, एक्टिनॉइड पढ़ना नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया यहां तक? इसके बाद एक प्रिपरेशन मेथड याद रखना, K2Cr2O7 बनाने का प्रिपरेशन मेथड समझो। प्रिपरेशन मेथड ऑफ K2Cr2O7, सबसे पहले हम फेरोक्रोमेट लेते हैं FeCr2O4। इसकी रिएक्शन हम सोड आयोडोफॉर्म टेस्ट से कराते हैं। ठीक है, जो कि बना देता है Na2Cr O4। क्या बना देता है? Na2Cr O4। ठीक है, इसकी रिएक्शन फिर हम किससे कराते हैं? HCl से कराते हैं, जो कि बना देता है Na2Cr2O7। ठीक है, और Na2Cr2O7 की रिएक्शन KCl से कराओगे तो बन जाएगा K2Cr2O7। ये 3 स्टेप याद रखने। ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अपने करना MTG के क्वेश्चन, सारे हो जाएंगे, नहीं होगा तो मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, थैंक यू।